हेलो भाई बोलना है। हाँ, तो जब हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया तो मैग्नेटिक चैप्टर में दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। एक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और दूसरा है मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके थ्रू क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बायो-सेवर्ट लॉ एकदम स्टार्ट में कोई वायर था और उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट ऑफ वायर होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर उसी फॉर्मूले का उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोगों ने पूरे वायर के लिए भी पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने किसी सर्कुलर लूप के थ्रू भी पढ़ा। ये सब क्या था कि किसी एक वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने मूविंग चार्ज के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी पढ़ा उसके बारे में। तो ये पूरा चैप्टर था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद मटेरियल में किस तरीके से मैग्नेटिज्म वर्क करता है, जैसे डाया पैरा फेरो, उसके बारे में पूरा पढ़ा। इस चैप्टर में इसका जस्ट उल्टा पढ़ना है। जो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म था, करेंट कैरिंग वायर है, उस वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ये बात हुई। फैराडे ने जो ढूंढा वो एकदम उल्टा ढूंढा। उन्होंने कहा कि अगर करंट प्रोड्यूस करना है तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग कोई इलेक्ट्रिक सेल ही लगाएं, बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके हम लोग वहां पर करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये इस इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी के एरिया में एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था। वरना इलेक्ट्रिसिटी आपको इतना आसानी से न मिल पाता और बहुत महंगा होगा, कॉस्टली होता। तो किस तरीके से फ्लक्स चेंज होने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और फ्लक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं पहले वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। फ्लक्स में जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था एकदम सेम वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, कुछ चेंज नहीं है। वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एक सरफेस से उसके परपेंडिकुलरली जितने भी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसको समझिए। कि मान लीजिए आपने कोई एक प्लेन ले लिया, ये एक प्लेन है और इस प्लेन से मान लीजिए हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास की, तो ये कुछ लाइन यहाँ पर पास कर दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एरिया का नॉर्मल क्या होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। तो इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा, वो किस पे होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी ज़्यादा लाइन होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। एक बात तो दिमाग में बिठा लीजिए। अब हमें चेक करना है कि इस एरिया से, सरफेस से कितनी लाइन पास कर रही, 1 2 3, तो 3 लाइन्स हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इस b की वैल्यू को बढ़ा देता हूं। मैंने b की वैल्यू को बढ़ा दिया तो b की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि डेंसर फील्ड लाइन होगी। ये तो पढ़ा था हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोजली होती है, नजदीक होती है। यही तो पढ़ा था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सरफेस है, अगर मैं उस सरफेस को ऐसे ही बना दूं और अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर और क्या होंगी, डेंसर होंगी, डेंसर होंगी। बी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, नजदीक नजदीक हो जाएंगी। अब देखिए यहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, 1 2 3, यहां कितनी है, 1 2 3 4 5 है। 5 हो ज्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ने की वजह से क्या 5 बढ़ जाएगा। एक चीज तो हमें मिल गया कि जो 5 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है। क्लियर। अच्छा चलो दूसरा वेरिएशन करते हैं। इसी में हमने b को नहीं बढ़ाया, क्या करते हैं, इसके एरिया को बढ़ा देते हैं। इसके एरिया को जब बढ़ा देंगे, इसी जगह बता देते हैं आपको। मान लीजिए इसके एरिया बढ़ा करके आपने ये कर दिया, ये जो डॉटेड लाइन से है वो इसके एरिया बढ़ गया, इसके एरिया बढ़ गया। ये जो सरफेस था उसको हमने एक्सटेंड कर दिया। अब कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5,
3 की जगह क्या हो गई 5 हो गई। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है? बढ़ता है। तो जब लाइन कैसे बढ़ी? एरिया बढ़ाने से। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, जब प्रोपोर्शनली साइन हटाया ये आ गया B इंटू ए, B इंटू ए। अब बात करते हैं कि ये जो था ये एक्चुअल में बी डॉट प्रोडक्ट था, क्योंकि दोनों क्या थे? वेक्टर प्रोडक्ट थे। अब कोई कहेगा सर ये एरिया कैसे वेक्टर हो गया? एक्चुअल में एरिया वेक्टर होता है एरिया का परपेंडिकुलर लाइन, जैसे हम एन से करते हैं, एन कैप, एन कैप। ये कैसे होता है ये समझिए। जैसे कि आपके पास कोई एक कॉपी ले लेते हैं, ये रही, ये है एरिया, ये एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? ये इसके परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। ठीक है। अब बुक में आपको जो फॉर्मूला दिया है ना वो कैसे निकाला जाता है वो समझिए। वो क्या करेंगे, बुक में ऐसे ही सरफेस बनाया गया और इसका एरिया वेक्टर जो है ये रहा, जिसे ए बना दिया हमने एरिया वेक्टर। कभी कभी एन कैप भी दिखाते हैं। और जो फोर्स लगाया गया, जो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस दिखाई गई वो इस तरीके से है, इस तरीके से। यानी इस लाइन से कैसी जाएगी? ये जाएगी, ये होगा बी की लाइन, ये होगा बी की लाइन। अब बी इस एरिया के परपेंडिकुलर तो है नहीं, लेकिन लेना कौन सा है आपको? एरिया के परपेंडिकुलर। तो इसका क्या करेंगे? कंपोनेंट बनाएंगे। ये एंगल थीटा है तो यहां पर क्या होगा? बी साइन थीटा, और इधर क्या होगा भाई? बी कॉस थीटा। ये कैंसिल, जिधर थीटा उधर कॉस। अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू एरिया कितना है ए, और इस लाइन में बी का कंपोनेंट क्या है? बी कॉस थीटा। इसलिए यहाँ से फॉर्मूला आता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज, थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। क्लियर, समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या होता है? चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट, तो यूनिट क्या होगा? बी और ए। देखिए यूनिट की बात करिए है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी यूनिट क्या होता है? टेस्ला। और एरिया का मीटर स्क्वायर। एक यूनिट तो यही बन गया। दूसरा यूनिट क्या बन सकता है इसका? वेबर, वेबर। और ये यूनिट क्या है? ये एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। वो होता है इसका मैक्सवेल, मैक्सवेल है ना, जिसे हम mx लिख देते हैं। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में एक रिलेशन भी होता है। वो क्या होता है? 1 वेबर इज इक्वल टू 10 के पावर 8 mx, कैपिटल M रहेगा, 10 के पावर 8 मैक्सवेल। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, नोट कीजिए इसको। तो हमारे सामने न्यूमेरिकल है। देखो इस न्यूमेरिकल से आप लोग एंगल पहचानना सीखेंगे कि अगर थीटा का वेरिएशन होता कैसे, उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कह रहा है रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर टू एंड 30 सेंटीमीटर, इनसे एरिया आप पूरा फाइंड कर सकते हैं। इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला विथ इट्स प्लेन। अब वो जो पोजीशन बता रहा है ना, वो 3 पोजीशन में अलग अलग बता रहा है। फर्स्ट पोजीशन कहा नॉर्मल टू फील्ड है, यानी जो एरिया है वो फील्ड के नॉर्मल है। दूसरा कह रहा है कि इंक्लाइन 30 डिग्री विद द फील्ड, और तीसरा कह रहा है कि पैरेलल टू द फील्ड। तो 1 बाई 1 एक एक केस लेंगे। सबसे पहले आप एरिया का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर इंटू 0.3 मीटर, तो एरिया आ गया 0.06 मीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ आपको बी की वैल्यू गिवन है 0.3 टेस्ला। चलिए फर्स्ट केस लेते हैं। अब वो इस केस में क्या कह रहा है, एग्जांपल समझेंगे हम लोग। कह रहा है कि नॉर्मल टू द फील्ड, यानी फील्ड के वो नॉर्मल है, यानी कि उसके परपेंडिकुलर पूरा,
तो अगर ये एरिया है तो फील्ड कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ये गिवन है। इसका मतलब मैं अगर यहां पर डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, यहां पर B ये हो गया और जो एरिया होगा वो सरफेस एरिया मान लीजिए ये हो गया। तो इसका मतलब मैं डायग्राम ऐसे बनाया है, ये रहा एरिया और ये रहा फील्ड, ठीक है। तो लेकिन इसमें देखिए ये तो B हो गया। अब बताइए इसमें थीटा होता क्या है, थीटा होता है एरिया का नॉर्मल वेक्टर, ये हमेशा याद रखिए। मतलब एरिया का परपेंडिकुलर, अगर मैंने एरिया ऐसे बनाया है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना, यानी इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ये होगा A। अब A और B के बीच का एंगल ही वो थीटा है, यानी यहां इस केस में थीटा की वैल्यू कितना है, 0। क्लियर, समझ में आया? इस केस में कितना है, थीटा 0। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सब जगह लगा लीजिएगा आप। B की वैल्यू है 0.3, एरिया 0.06 और ये है कॉस 0, कितना आएगा 18 आएगा और 3 पोजीशन पर 0 लगेगा ना, तो 0.018 वेबर। सही है, क्लियर है आंसर, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब सेकंड पोजीशन से आपको सीखना है, यहां से देखिए, ध्यान से देखना। कह रहा है इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड। स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सीधे थीटा की वैल्यू 30 ले लेते हैं, गलत हो गया यहाँ पर। कैसे समझिएगा, वो कह रहा है जो फील्ड है वो एरिया के 30 डिग्री है, यानी कि हाँ यहां इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एरिया ये बनाता हूं और इसकी लाइन ये रही और मैं अगर B की वैल्यू यहां पर ड्रॉ कर दूं, तो मान लीजिए मैंने B लाइन ये ले लिया एक B, तो ये एंगल उसने 30 डिग्री कहा है और थीटा जो होता है ये एंगल होता ही नहीं, वो होता है इस एरिया का नॉर्मल लाइन A, ये होता है एरिया वेक्टर A, ये होता है। अब ये बताओ ये एंगल कितना होगा, टोटल 90 होगा ना। देखिए समझिए, ये मैंने ये रखा एरिया, इसका नॉर्मल ये रहा, तो ये इससे कितना एंगल बना रहा एरिया से 90, तो ये 90 है तो ये कितना होगा 60, ये होगा थीटा इसमें। समझ में आया? ये गलती नहीं करनी है, थीटा सॉरी 0 मैं कह रहा हूँ 60, तो फाई कितना हो जाएगा बी ए कॉस थीटा 0.3 और 0.06 इंटू कॉस 60, तो ये डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.018 था इंटू 1/2, 0.009। डिवाइड करने में स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद एक 0 लगाएंगे फिर 9 लिख देंगे, हैं? हाँ, बिना कैलकुलेटर वाले ध्यान दे अपना, कम से कम यहाँ 0.09 मत लगा दीजिएगा यहाँ पर, वेबर। क्लियर, समझ में आया? थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्या कह रहा है, पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड के ही पैरेलल, यानी हम क्या बनाएंगे, सरफेस ये बनाएंगे। अब ये हो गया सरफेस, सरफेस के ही पैरेलल बना दीजिए फील्ड की लाइन, तो ये हो गया फील्ड की लाइन बी। कैसे समझिएगा, मैंने इसको ऐसे बनाया है और मैं कह रहा हूँ बी ऐसे है फील्ड के पैरेलल, तो यानी यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, एरिया वेक्टर तो नीचे आएगा ना, या ऊपर बना दीजिए, अगर आपने ऐसे बनाया तो ऊपर बना दीजिए, यानी ये एंगल जो होगा थीटा वो होगा 90 डिग्री, 90, और 90 डिग्री कितना हो जाएगा cos 90 0, इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब क्वेश्चन एक आ सकता है एमसीक्यू में कि किस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कब जो है 0 होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, हाँ 90 डिग्री पर। तो आप या तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप देख लीजिएगा किस वैल्यू पे 0 होगी, ठीक है, नोट कीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है फैराडेज लॉ पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम सीखेंगे आखिर फैराडेज ने वो लॉ दिए कैसे।
तो उन्होंने जो लॉ दिया वो एक्सपेरिमेंटल लॉ है उनका। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट क्या किए वो समझिएगा। उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट ये किया कि पहले उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया। ये समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मैं बना रहा हूं, क्या है ये, कैसे बन रहा भाई, ये इनवर्ड है अंदर की तरफ, ये डायरेक्शन दिखा रहा है बी का, क्लियर। और उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक सर्कुलर वायर ले लिया या कोई एक रिंग ले लिया, कुछ भी, सर्कुलर नहीं बल्कि उन्होंने क्लोज लूप लिया, अब स्क्वायर भी ले सकते हैं। और उन्होंने देखा कि जब बी चेंज होता है, बी चेंज कर रहा, बी चेंज होने का मतलब ये है कि जैसे ये लाइन जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी कितनी है, 2 जा रही है, तो जब बी चेंज करेंगे हो सकता है 1 हो जाएगी, हो सकता है 4 हो जाएगी। कैसे भाई, बी चेंज होने का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या तो नजदीक आ रही होंगी या तो दूर जा रही होंगी, या तो डेंसर होंगी या तो रेयर होंगी। क्लियर है ये तो बात ना। फील्ड जब बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है, तो लाइंस क्या होती है, क्लोज हो जाती है, नजदीक आती है, और जब फील्ड कम होती है तो लाइंस दूर जाती हैं। तो इसमें जितनी लाइन अंदर जा रही है, अगर आप फील्ड को कम करेंगे तो लाइन कम हो जाएंगी, फील्ड को बढ़ाएंगे तो लाइन बढ़ जाएगी। तो उन्होंने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या करता है, एक करंट फ्लो होने लगता है। अब मैं करंट का डायरेक्शन अभी डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं, वो हम लोग बाद में समझाएंगे। आप एक डायरेक्शन बना लेते हैं सिर्फ कि भाई करंट फ्लो होने लगता है। उन्होंने फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक और एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ही लगाया। ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या है, इनवर्ड है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि फिर से कोई क्लोज लूप लिया, क्लोज लूप। इस बार उन्होंने बी को चेंज नहीं किया बल्कि उन्होंने एरिया को चेंज किया। एरिया चेंज का मतलब क्या हुआ, इस लूप का एरिया, जैसे ये रेडियस आर है ना, तो उन्होंने क्या किया कि रेडियस को कभी डिक्रीज किया कभी इंक्रीज किया, यानी इसको श्रिंक किया या एक्सपेंड किया, तो भी देखा कि इसमें करंट फ्लो होने लगा। 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर किया। वो क्या किया इन्होंने कि कोई लूप लिया और इसको एक्सिस पर इसको रोटेट कर रहे थे, लेकिन रोटेट किस में कर रहे थे, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा, इसको थोड़ा यूनिफॉर्म बना इसलिए जाता है क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तब भी इन्होंने देखा कि इसमें करंट फ्लो होने लगा। तो इसमें क्या था, बी कांस्टेंट था, ए कांस्टेंट था, क्या बदल रहा था, थीटा, क्योंकि इसको उन्होंने रोटेट किया। तो क्या हुआ भाई, एक कभी हो सकता है उस लूप के अंदर 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर दी थी, किसी टाइम 20 हो गई, तो क्या चेंज हुआ, थीटा भी बदल का, है ना, उन्होंने वो रोटेट किया। तो 3 एक्सपेरिमेंट किए, एक बार बी को चेंज किया, एक बार ए को चेंज किया, एक बार थीटा को चेंज किया। ये टर्म आपको दिख रहे तीनों, अभी कहीं पढ़ा था हमने। इन तीनों से मिलके क्या बना था, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इन शॉर्ट जो यहां पर करंट प्रोड्यूस हो रहा था ना, करंट, अच्छा करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब ईएमएफ होता है। बिना ईएमएफ के करंट प्रोड्यूस होगा नहीं। तो सही मायने में क्या होता है, पहले ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ईएमएफ को हम ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं उसको क्या बना देते हैं, स्मॉल ई बना देते हैं। तो हम लोग इसी तरह प्रेजेंट करेंगे क्योंकि बुक में ऐसे ही है ईएमएफ। तो इन शॉर्ट, बाय द चेंजिंग ऑफ फ्लक्स वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यानी जब फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स या तो बढ़े या तो घटे, तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ और करंट आई। जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, करंट आई भी प्रोड्यूस होगा। क्लियर, समझ में आई बात कि ये कैसे उन्होंने पाया। उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट करके पाया कि मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा, ये तीनों चेंज करने पर क्या हो सकता है कि वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसे कहते हैं, जिसे जो कि इनकी वजह से इंड्यूस्ड हो रहा है। क्लियर, अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशन पे आते हैं और उसकी वैल्यू पे आते हैं। तो अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने 2 लॉ दिए। एक लॉ ये दिया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन करंट तब प्रोड्यूस होगा जब वो
सर्किट क्या हो, वो क्लोज्ड हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ एक वायर में भी प्रोड्यूस हो सकता है, भाई यहाँ प्लस होगा या माइनस हो गया, लेकिन जब सर्किट क्लोज होगा तब वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये इन्होंने क्लोज सर्किट के लिए कहा था। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वैल्यू डिपेंड किस पे करता है, इसकी मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कहते हैं फ्लक्स जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी उसमें जितना चेंज होगा उतना तभी क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिक वहां पर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो इससे क्या होता है, फॉर्मूला हमारा आता है ईएमएफ का। अगर ये एवरेज की बात की जाए और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ, तो वो होगा डेल फाई अपॉन डेल टी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। और अगर इसी को मैं लिखूं ईएमएफ को, अगर ये इंस्टेंटेनियस पूछ लिया जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पढ़ा था, तो वो होगा डी फाई अपॉन डी टी। मैं सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं दोनों की, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पर सर्किट क्लोज्ड है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है उसमें वहां पर रेजिस्टेंस भी होगा। तो उस वक्त आई की वैल्यू क्या होगी, जो आई एवरेज होगा वो कितना होगा, वो होगा, देखिए वो होता है ईएमएफ अपॉन आर, वी बाई आर होता है ना। इससे क्या आएगा फॉर्मूला, इससे आएगा डेल फाई अपॉन डेल टी इंटू 1 अपॉन आर। ये आई एवरेज की वैल्यू आएगी, और आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा डी फाई अपॉन डी टी इंटू 1 बाई आर। अब इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। अभी हम लोगों ने डायरेक्शन डिस्कस नहीं किया है कि ईएमएफ का डायरेक्शन होगा क्या, इसके बाद अभी समझाएंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए, उसके बाद फिर समझते हैं और आगे। तो एक इजी से न्यूमेरिकल हमने लिखा है, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। अब यहां पर जो फाई गिवन है ना, वो देखिए टी पे डिपेंडेंट दिया हुआ है, यानी फाई वेरिएबल है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जाहिर सी बात है जब फाई वेरी करता है तभी वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। फाई अगर कांस्टेंट हो गया तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही नहीं। ईएमएफ थ्रू द कॉइल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है वो होता है डी फाई अपॉन डी टी। इसको डिफरेंशिएट करना है पे डी अपॉन डी टी कितना है भाई, 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। ईएमएफ क्या आ जाएगा यहाँ से 10t प्लस 4, और ये फाइंड करना है कब, एट t इज इक्वल टू 1। ईएमएफ आ जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 4, कितना आ गया 14, क्या होगा वोल्ट। अरे ईएमएफ तो वोल्ट ही तो है, ठीक है, बस आ गया आंसर। छोटा सा क्वेश्चन ये। चलिए, तो एक न्यूमेरिकल और है। अभी जो न्यूमेरिकल किया था मैंने, उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा था, है ना, और यहां पर एरिया वेरी करेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है, ए कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन परपेंडिकुलर कह रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अगर प्लेन है और इसका एरिया वेक्टर ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा 90 डिग्री, थीटा के वैल्यू आपको 90 डिग्री गिवन है। नहीं, प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड, गलत हो गया, प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड कॉस थीटा, ये होगा एरिया वेक्टर और यही होगा बी वेक्टर। कैसे समझिएगा इसको जरा, प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड, उसने एरिया वेक्टर थोड़ी कहा, उसने कहा प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो ये होना चाहिए। अब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। फिर कह रहा है कि फील्ड की वैल्यू जो है 0.5 टेस्ला है, बी की वैल्यू। इफ सडनली द रेडियस ऑफ कॉइल स्टार्ट्स श्रिंकिंग, यानी ये जो रेडियस आर है इसकी वैल्यू क्या हुई, कम हो रही है, श्रिंक कर रहा, कम कर रहा, एट द रेट ऑफ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड,
यानी जो आपको ये दिया हुआ है dr/dt, ये गिवन है, वो है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। यानी ये क्या हो जाएगा आपका dr/dt, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये एक वैल्यू आपको गिवन है, और श्रिंकिंग कर रहा है तो आप माइनस लगा देंगे, लेकिन हम लोग मॉड यूज करके पूरा मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। फिर कह रहा है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग सर्कुलर वायर, यानी ईएमएफ कैलकुलेट करना है कॉइल व्हेन रेडियस ऑफ कॉइल इज 5 सेंटीमीटर। भाई ये घट रहा है, स्टार्ट में कितना था पता नहीं, लेकिन इस रेट से वो श्रिंक कर रहा है, और जब वो श्रिंक करके आर की वैल्यू, जब वो आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हुआ, उस वक्त ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है। समझ गए आप लोग? सर्कुलर कॉइल है, उस वक्त कितना रेडियस है पता नहीं, लेकिन वो श्रिंक करना स्टार्ट किया। देखिए श्रिंक करना स्टार्ट किया मतलब एरिया में वेरिएशन हो रहा, जो मैंने सिखाया था एक्सपेरिमेंट में। और एरिया अगर वेरी करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस हैं वो क्या करेंगी, वेरी करेंगी, वो कम होती जाएंगी उसमें, और वहां पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो कह रहा है वही ईएमएफ बताइए जबकि वो जो एरिया हो वो जो रेडियस हो वो 5 सेंटीमीटर हो जाए वहां पर। तो यहां पर ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² मीटर। अब देखिए आपके पास जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू होता है d∅/dt। अब फाई कितना होगा वो समझिए, फाई इज इक्वल टू का BA cos थीटा। बी आपको पता नहीं, अच्छा है तो देख लेंगे अभी इसको। बी एरिया कितना होगा भाई, सर्कुलर है ना, तो वो हो जाएगा πr², और ये हो जाएगा cos 0, तो फाई हमारे पास आ गया πbr²। क्लियर है? हम एक्चुअल में इसको यूज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस फाई की वैल्यू को यहाँ लेके आएंगे, ईएमएफ d/dt, और यहाँ पर है πbr²। अब आपको t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए इसमें कांस्टेंट क्या कहूँगे, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, b हम चेंज नहीं कर रहे, वो लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे πb। r क्या कर रहा, वेरी कर रहा t के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, और साथ ही साथ dr/dt आएगा। अगर r के रेस्पेक्ट में हम कर रहे होते तो वो क्या होता, dr/dt ना आता, 1 हो जाता वो। अब यहाँ पर देखिए हमें किसी की वैल्यू पता है, हाँ dr/dt, और बाकी वैल्यू पता है, तो क्या लिखेंगे 3.14, b की वैल्यू है यहाँ पर 0.52, और r 5 इंटू 10⁻², और dr/dt 0.1 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेट करिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। तो जो फैराडेज ने लॉ दिया, उन्होंने उसका मैग्नीट्यूड तो पता किया, लेकिन कॉज भी पता कर लिए, लेकिन उन्होंने उसका डायरेक्शन नहीं दिया कि जो मैग्नेटिक जो वैल्यू इंड्यूस्ड हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उसका डायरेक्शन पता कैसे किया जाए, और जो करंट है उसका डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को बताया लेंज ने। उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो उसको अपोज करेगा, यानी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। याद रखिएगा, जिसकी वजह से यानी कॉज की वजह से जो होगा उसका अपोज करेगा। तो समझिए, अब देखो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने ले ली, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने यहां पर एक वायर को ड्रॉ कर दिया, सर्कुलर लूप। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसका मैंने कहा कि बी जो है वो इंक्रीज कर रहा। बी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा। तो देखिए जब बी में वेरिएशन होगा, जाहिर से बात है ये जितनी लाइन जा रही हैं वो बढ़ जाएंगी, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। पहले बात समझिएगा, मैंने कहा था ना बी ए थीटा, इन तीन चीजों में चेंज होगा तो करंट वहां पर फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ आएगा। तो देखिए समझिएगा, मैं कह रहा हूं बी बढ़ रहा है, तो जब बी चेंज बढ़ रहा है तो क्या होगा, फाई भी बढ़ेगा। जब फाई बढ़ेगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ई आएगा और आई आएगा। क्लियर?
अच्छा ये दोनों अब क्या करेंगे, ये किसकी वजह से पैदा हुए, इन्हीं दोनों की वजह से तो हुए। इनका एम अब क्या बना, आते ही क्या बना इनका एम, इन दोनों को खत्म करना। क्लियरली समझिएगा, इसका एम क्या है आई का, इसका एम है बी को कम करना और फाई को भी कम करना, यानी बी को इसे कम करना है और फाई को कम करना है। ये समझ गए, ये लाइन एकदम अच्छे से। अब देखो बी कब कम होगा, इस लूप में जो बी है वो कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, क्रॉस बनने का मतलब तीर जा रहा है, आप उसे पीछे से देख रहे हैं। तो क्या अगर ये करंट जो है, जो करंट होता है, क्या वो बी प्रोड्यूस करता है, करता है, मैंने पढ़ा हुआ है। करंट कैरिंग लूप क्या करता है, उससे वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसको ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए जो इसका अपोजिट हो। अब देखो किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ध्यान देना भाई सब लोग। मान लो ये आई है, या समझो ये वाला आई है, ये आई है, और मैं कह रहा हूं बीच में मैग्नेटिक फील्ड पता कर दिया। तो मैंने क्या बताया था, आई के डायरेक्शन में थंब लेके जाइए, आई के डायरेक्शन में थंब, और जहां पता करना वहां कर लीजिए। कैसे आएगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है। और यहां कैसा लाना चाहिए, मैं आउटवर्ड लाना है भाई, कम करना है। बढ़ाना होता तो क्या करते, इनवर्ट कर लेते। तो यहां कैसे करना है, आउटवर्ड करना है। तो करंट कैसा होना चाहिए, आउट, ऐसा होना चाहिए। करंट मतलब होना चाहिए इस तरीके से, ये आई होगा, ये आई होगा। क्लियर, समझ में आया भाई सबको। इसी में चलो समझते हैं, इसी में दूसरा वेरिएशन ले लेते हैं। सेकंड में हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर वही रखा, मैग्नेटिक फील्ड हमने वही रखा, और करंट कैरिंग लूप ले लिया। लेकिन हमने क्या किया, ये गिवन है, देखो ये जो था ना, ये गिवन था। अब बी यहां पर मान लो गिवन है और वो डिक्रीज कर रहा। जब बी डिक्रीज करेगा तो फाई डिक्रीज करेगा, तब क्या होगा, इंड्यूस्ड वहां पर ईएमएफ आएगा और आई आएगा। चाहे ये बढ़े चाहे कम हो, वो तो आता ही है। अब इन दोनों का मकसद क्या होगा, इनके खिलाफ जाना, ऑपोजिट जाना। तो ये बी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और किसको इंक्रीज करेंगे, और ये वाला करंट क्या कर रहा था, बाई को, बी को डिक्रीज कर रहा था। ये वाला करंट क्या कर रहा है, बी को इंक्रीज कर रहा। क्यों, हाँ उसको अपोज करना है। तुम जो भी हो, चाहे बढ़ रहे हो तो हम नीचे जाएंगे, तुम नीचे जा रहे हो तो हम तुमको ऊपर लेके जाएंगे। अब इनको बी कैसा चाहिए, बढ़ाना है। तो बी बढ़ाने का मतलब अंदर इनवर्ट था, इनवर्ट ही लेके आना है। इनवर्ट लाने के लिए क्या होना चाहिए, करंट ऐसा होना चाहिए। देखो कैसे, डायरेक्शन देखो, ये गया आई और ये अंदर देखो जा रहा, अंदर इनवर्ट चला जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अच्छा यहीं पर मान लो अगर ये डॉट प्रोडक्ट में आ जाता तो डॉट में दे दिया रहता, क्या दिया है, ये डॉट में दिए रहे। डॉट में देने का मतलब क्या है भाई, अंदर से बाहर आ रहे हैं, आउटवर्ड है, और बी मैं कह रहा हूं वो बढ़ रहा है। अब इसमें जो लूप है उसमें करंट का डायरेक्शन आपको बताना है। तो देखिए बी बढ़ रहा है, फाई भी बढ़ेगा, फिर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और आई आएगा। इन दोनों का मकसद, इन दोनों का उल्टा जाना, यानी बी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और फाई को भी डिक्रीज करेंगे। अब ये तो अंदर से बाहर आ रहा था, यानी ऐसा हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना है जो बाहर से अंदर जाए। बाहर से अंदर जाएगा तो ये आएगा, देखो मतलब जो हो उसका उल्टा। ये करंट रहा, ये हमने हमसे कर दिया, तो देखो वोल्टा जाने लगेगा उसमें। क्लियर, समझ में आ गया। जल्दी से नोट करो, एक दूसरा डायरेक्शन सिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन चल रहा है, समझिए। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें आई पहले से फ्लो हो रहा है, समझिएगा। और ये जो आई है वो इंक्रीज कर रहा, आई बढ़ रहा। कह रहा है यहां पर उसने एक लूप दे दिया। क्या इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड में होगा, इस लूप के पास बायो सेवर्ट लॉ होगा। बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है,
कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके थ्रू किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, यहीं से निकलेगा, ठीक है। ये क्या होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, यानी जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पॉइंट में होंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये किसकी वजह से है, ये आई की वजह से। ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, अब मुझे ये देखना है कि क्या इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट भी आएगा। देखो बड़ी खास बात है, एक वायर तुमने रखा है, उसके बगल में जो दूसरा वायर होगा ना, उसमें अपने आप करंट फ्लो होने लगेगा। हाँ, क्लोज लूप होना चाहिए। एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, आप उसके बगल में एक वायर लग गया जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ वो क्लोज लूप है, तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। कैसे, इस वायर की वजह से आई है। बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है, किसी करंट कैरिंग वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और उन्होंने उसका ये कहा कि जितना ज्यादा आई होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों भाई, आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, 1/4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो पढ़ा है। तो क्या इससे आपको ये नहीं पता चला b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। जैसे जैसे आप i इंक्रीज करते जाएंगे, ये जो डॉट पॉइंट के b है वो इंक्रीज करते जाएंगे, और जब b इंक्रीज होगा इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, ये तो बात हुई थी। और जब फाई बदलेगा तो करंट वहां इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब ये बात करनी है कि इसमें करंट का डायरेक्शन होगा क्या। तो देखो जैसे उसमें बना दे, ऐसे बनाओ भाई, आई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या बी इंक्रीज करेगा, बायो सेवर्ट लॉ से इंक्रीज करेगा। जब बी बदलता है तो फाई बदलता है, वो बढ़ता है। जब बी और फाई बदलने लगे तो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है और करंट आई आता है। ये जो आएंगे इनका मकसद क्या होगा, इन दोनों को कम करना, इनको कम करना। तो वो बी और फाई को क्या करेंगे, कम करेंगे, बी और फाई को कम करेंगे। अब देखो यहां पर, अब ऐसा करंट इसमें फ्लो कराइए जिससे ये बी की वैल्यू कम हो रही हो, तो वो क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड बाहर आ रहे हैं। आप करंट फ्लो कराइए कि अंदर जाए, नहीं क्लॉकवाइज नहीं, ऐसे करके ये, हाँ ये बनाइए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से जाएंगे तो ये उठा गया, ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो कम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। मान लीजिए आई डिक्रीज हो रहा होता तो क्या होता है, आई डिक्रीजिंग, बी डिक्रीजिंग, फाई डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। वेरी गुड, समझ में आ गया। चलो एक और बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं इसी में। मान लीजिए ये करंट आई है, देख तो ध्यान समझो भाई, और ये रहा हमारा एक लूप, और ये लूप क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। क्या करना पड़ेगा, अच्छा i जो है वो इंक्रीज कर रहा है। देखो ध्यान से समझो, क्या इस i की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा बायो सेवर्ट लॉ से। और वो कैसा होगा, ये ऐसे करके इनवर्ड, सही है ना, इस तरीके से बनेगा। अब एक बात बताओ, जब ये इस प्लेन को तुम हटाओगे, इस प्लेन को हटाओगे तो क्या होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस उस प्लेन के अंदर बदलेंगी, बदलेंगी, कहीं पर ज्यादा हो कहीं कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदलेगा मतलब बी बदला, बी बदलने का मतलब फाई बदला, और फाई बदलने का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। अच्छा अब देखो यहीं पर, यहां पर क्या आ जाएगा, आई इंक्रीज कर रहा, अच्छा मोशन की वजह से भी है, आई की वजह से तो है ही, मोशन की वजह से भी हो रहा है। आई फिर बी, बी में चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, फाई में चेंज हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और आई होगा, क्या होना चाहिए, बी डिक्रीज और फाई डिक्रीज। अब बी डिक्रीज करने का मतलब ये है कि बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ आ जाए। अंदर से बाहर का मतलब ये हो जाएगा, देखो ये हो गया अंगूठा आई की तरफ और कर्ल किया हमने बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ आने का मतलब जब तीर अंदर से बाहर आएगा तो आपको डॉट दिखेगा, तो आपको डॉट दिखेगा तो अपने आप कम हो जाएगा। एक और अच्छा एग्जांपल लो, ध्यान से समझो, ये रहा आई और ये डिक्रीज कर रहा, ये एक लूप है और इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा। बताइए इसमें मैग्नेटिक जो है डायरेक्शन क्या होगा करंट का,
एक बात बताओ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या, पहले ये देखिए। अच्छा ये क्या है, ये वेरी नहीं कर रहा, आई कांस्टेंट है। अच्छा इस केस में आ जाओ, अगर मैं आई को वेरी ना कराता तो क्या यहां पर ये होता, क्योंकि ये भी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदल रही है, तो आप आई ना बदलते बल्कि सीधे सीधे बी बदलते। आई कांस्टेंट होता लेकिन बी तो तब भी बदला ना। हाँ अब यहां पर देखो आई कांस्टेंट है और जो है बी, क्या बी बदलेगा इसमें? नहीं बदलेगा। तब भी आप रेलवे ट्रैक के किनारे चलते रहिए, रेलवे ट्रैक के किनारे चलते रहिए, और मान लीजिए ट्रैक से बारिश हो रही है आपके ऊपर, तो क्या वो बारिश बूंदें कम होगी ज्यादा होगी? वो तो हर वक्त आपके पास ही रहेंगी ना। भाई देखो ये रहा आई का डायरेक्शन और ये रहा बी का डायरेक्शन, तो बी का डायरेक्शन तो थ्रू आउट करंट के पास ही तो रहेगा। ये जो फॉर्मूला होता है ये आई अपॉन ए होता है कि नहीं, और ए क्या होता है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दूरी बढ़ेगी तो बी की वैल्यू कम होगी, दूरी कम होगी तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। आप इस पैरेलल चल रहे हैं तो बी के में तो वेरिएशन होगा ही नहीं। हाँ जब बी कांस्टेंट है तो इसका मतलब फाई कांस्टेंट है, इसका मतलब इंड्यूस्ड जीरो। क्लियर, समझ में आया भाई? हाँ तो पढ़ रहा है, ये कहाँ जा रहा है भाई? आई भी तो ऊपर है। फील्ड का वैल्यू अगर चेंज नहीं हुआ तो फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ ही नहीं। समझ में आया ना?